नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसमें अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर में संविधान की प्रमुख अनुसूची और भाग करवाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख लें। तो ये जो हमारा सेशन है आज का, ये अनुच्छेद से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो इसके लिए अनुच्छेद 239 ए जो है यह प्रावधान करता है कि दिल्ली जो है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। इसकी व्याख्या भी हम लोगों ने साथ में रखते हुए किया है। तो यहाँ पर आप व्याख्या इसकी देख सकते हैं और विधानसभा के लिए इसमें वर्णन है। और यह कब किया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से इसे शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो इसको आप लोग स्किप कतई ना करें और अपने क्वेश्चन को और कॉपी के साथ पेन लेकर सब बैठिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और यह आपके परीक्षा में काफ़ी काम आने वाला है। तो अगला प्रश्न जैसे है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो सम्मान किया जाना चाहिए, तो ये जो है अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में जो सब सेक्शन ए है, ये वाला वर्णन करता है कि जो हमारा संविधान है और राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। इसकी व्याख्या भी है। संविधान के अनुच्छेद 51 ए में जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल किया गया है या करना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, इसको याद रखिए। और संविधान के मूल्यों और संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है। तो ये इसे याद रखें। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो इसमें आप देख लें। झंडा फहराते या उतारते समय सावधान रहना चाहिए। वर्दीधारी व्यक्तियों को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना, ये इसमें आता है। ध्वज वंदन के बाद राष्ट्रगान होना, ये सम्मान के तरीके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, इस बात पर जोर देता है? तो 51 ए का जो सब सेक्शन सी है, यह इस बात पर जोर देता है कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का में संविधान का जो भाग 4 का है, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब मौलिक कर्तव्यों का वर्णन इसमें अनुच्छेद 4 जो है भाग 4 का में किया गया है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसे सोवियत संघ यानी वर्तमान नाम जिसका रूस है, उससे लिया गया था। अनुच्छेद 51 ए सी में जो है इस प्रभुता, एकता और अखंडता की बात है। और 51 डी में है देश की रक्षा करना। ई में है भारत के सभी लोगों को समरता और समान भ्रातृत्व की भावना से निर्माण करना, यानी सभी लोगों में भाईचारे की भावना को विकसित करना, इस बात का अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
जो है हमारा प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग देखते रहिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी जो हमें मोटिवेशन देने वाली चीज़ है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 22, यह निवारक निरोध से संबंधित है। इसमें क्या है, तो अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 19 में जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आपको इसमें 100% छूट दी गई है संविधान की तरफ से, आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और यहाँ पर जो है अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप उससे जो है कारण पूछ सकते हैं अपना, और अपने मन का वकील रख सकते हैं अपनी तरफ से। और यहाँ पर अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब इस प्रश्न में जो है अनुच्छेद जो 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और कोई भी धर्म को मानने की आपकी स्वतंत्रता है। इसमें संविधान की तरफ से किसी भी प्रकार की पाबंदी किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। अगले प्रश्न पर है, अनुच्छेद 51 के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है, उसका जो है आयु इसमें दिया गया है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को जो है वो बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यानी जो संबंधित अभिभावक है उस बच्चे का, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की प्रयास करे। तो ये जो है अनुच्छेद 51A के खंड के में दिया गया है। इसकी व्याख्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो थी, इस पर 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जिसको जोड़ा गया था, और संविधान के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी जब प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य थे तो उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य 51 के जोड़ा गया, 51A का खंड के जोड़ा गया। इसमें उल्लिखित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक, यानी जो भी उनके पालनहार हैं, जो भी उनकी रख रखवाली करते हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा जरूर प्रदान करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता की गारंटी देता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन में अवसर की समता को गारंटी देता है। यानी संविधान कहता है कि कोई भी सरकारी पद अगर निकलता है तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। अब इसमें जो है इसका वर्णन जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, तो ये भाग 3 में आएगा और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद रखें। और अवसर की समानता का वर्णन है इसमें। अब इसमें अनुच्छेद 16 का जो सब सेक्शन 1 है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद सब सेक्शन 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसका यह अर्थ हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 246। इसमें कहा गया है कि जो जनगणना है यह संघ सूची का विषय है और इस पर संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनगणना करे एक नियमित वर्षों में। और इसमें आपको पहले पता ही होगा कि 100 विषय हैं संघ सूची में और राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और यहाँ पर रक्षा, विदेशी मामले जो हैं और रेलवे, बीमा, जनसंख्या गणना, चुनाव आदि संघ सूची के विषय हैं। तो इसको आप याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में जो है यह उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो इसमें जो है अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की, सॉरी यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, तो इसको हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर जो है ये इसको इस प्रश्न को बाद में देखते हैं, मिसप्रिंट है यहाँ पर। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? गुजरात और महाराष्ट्र जो विशेष राज्य की दर्जा इन्हें देते हैं, तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 371, विशेष राज्य के दर्जा महाराष्ट्र और गुजरात को प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपखंड दिए गए हैं और अनुच्छेद 371 खा में असम के बारे में, ग में मणिपुर के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि जो अनुच्छेद 371 का है वो नागालैंड के बारे में प्रावधान करता है। तो यहाँ पर नागालैंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले जो अनुच्छेद हैं उनको हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो भी अनुच्छेद हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। और इसका हेडर भी लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि CHSL Tier 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही हुए हैं, तो आप लोग इसे हल्के में ना लें। अब जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से संबंधित है। इसमें UPSC से संबंधित जो भी लोक सेवा आयोग है इसकी रिपोर्ट को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में मूलतः जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 450 के पार बताई जा रही है, लेकिन वो जो है वो सब सेक्शन है, का ख ग ऐसे करके उन्हें शामिल किया गया है। तो आप केवल 395 अनुच्छेद ही याद रखें और 22 भाग हैं, 17 अनुसूची हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 172 का सबसेक्शन सेकंड के अनुसार जो है किसी राज्य की क्या भंग नहीं होगी? तो यहाँ पर जो है विधान परिषद का बात किया गया है। तो विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, केवल विधानसभा का ही विघटन होता है। और आपको पता होगा कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो है उच्च सदन है और इसमें शिक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा उच्च सदन होती है, इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो जो हमारा अनुच्छेद फर्स्ट है यानी 1 है, इसी में कहा गया है सबसे पहले कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत और इंडिया दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप याद रखें। और भाग 1 में जो है
अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है, जिसमें संघ के और राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको आप याद रखें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद 1 में जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो जो है किसकी विशेषता करता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सहकारी संघवाद की विशेषता करता है। आप इसे याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन यानी उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत उनके राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश। और एक मिनट, इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 2 इसमें वर्णन किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकती है। तो जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश इसमें दिया गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या आपकी जो हो जाएगी, यहाँ पर जो है संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। 2 में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना संसद द्वारा साधारण बहुमत से की जा सकती है। तो आप याद रखें, इसमें किस बहुमत की ज़रूरत होती है? साधारण बहुमत की। तो यहाँ पर इसको याद रखें। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं और सीमाओं या राज्य क्षेत्रों के राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। यानी जो वर्तमान में भारत में शामिल राज्य हैं उनसे कोई अलग राज्य बनाना या किसी राज्य का नाम चेंज करना, ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो इसका ऑप्शन आप लोग जो है कमेंट में इसका उत्तर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हम लोग अगले वीडियो में इसका प्रश्न जो है और इसको ढंग से हल करेंगे। तो आप इसे कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दें। तो हम लोग इस प्रश्न को स्किप करते हैं और आप लोग इसका आंसर ज़रूर करें। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ है। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 102 जो है इसमें जो लाभ का पद है इसमें अयोग्यता से संबंधित वर्णन करता है। अब जिसमें देख सकते हैं जैसे अनुच्छेद 98 है यहाँ पर, तो इसमें संसद का सचिवालय के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 100 है, इसमें संसद में मतदान और रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों की कार्यशक्ति और गणपूर्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 102 में जो है यहाँ पर कहा गया है कि सदस्यता के लिए निर्हरताएँ यानी भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 104 में कहा गया है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अरहित न होते हुए या निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो कानून बनाने की जो विशेष शक्तियां हैं वो किसमें हैं? तो आप लोग इसका आंसर कौन सा करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246 जो है यह विशेष शक्तियां प्रदान करता है संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में। इसको आप याद रखें।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान का वर्णन करता है, तो यहाँ पर कौन सा है? भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा, आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो कब इसे एक्सेप्ट किया गया था? तो इसे जो है वर्ष 1949 में एक्सेप्ट किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी यानी टेम्पररी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। और यह प्रावधान जो है यह संविधान के प्रारूप में एन गोपाला स्वामी अयंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप इसे याद रखें, ये प्रश्न में पूछता है बार बार, तो इसे याद रखें। और यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया और इसी अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्रों में किया गया। कितने केंद्रों में किया गया? 2 केंद्रों में। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में करने का कानून बनाया गया, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है, इसे याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद जो है भारत के अनुच्छेद 300 ए में 300 ए में किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 300 ए में। तो 300 ए में आपने पढ़ा होगा कि भाग 9 जो था संपत्ति का अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार नहीं, जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको वहाँ से उठाकर यहीं पर अनुच्छेद 300 ए में डाला गया था, जिसका वर्णन है संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 300 ए है, जबकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 21 ए में प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है, इसे आप याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? विशेषाधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो आप इसे याद रखें, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 फर्स्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो इसका वर्णन जो है राष्ट्रपति को किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है जो व्यय का वर्णन है यानी व्यय का जो वित्तीय वार्षिक विवरण है इसको दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 112 में फर्स्ट के अनुसार है कि राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाए या विवरण रखा जाए। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट व्याख्या है उसी को करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलें, केवल इम्पोर्टेंट ही करेंगे, व्याख्या तो वैसे बहुत ज़्यादा रिवीजन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर अनुच्छेद और उनका मिलान किया गया है, तो इसमें आप लोग देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग देखिए इसमें और कमेंट में बताएं, फिर हम इसे बताते हैं। तो अनुच्छेद जो 79 है सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 114 जो है ये विनियोग विधेयक और अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक यानी वित्त आयोग,
वित्त विधेयक नहीं, वित्त आयोग। और 312 अखिल भारतीय सेवा। तो जो ऑप्शन आपका ए है, अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है। अब इसमें संसद का गठन, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 79 में, यानी 79 में संसद का गठन किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित जो है अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। और इसमें जो है किसी कर का अधिरोपण, उत्साहन, परिहार और परिवर्तन विनियमन आदि शामिल किया गया है। और इसके बाकी इसमें जो है यही पूछा जाता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक मनी बिल का विवरण देता है? तो अभी हम लोग इसको देखे हैं, अनुच्छेद 110। तो इसका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 370 में है। अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसको स्किप करते हैं। अनुच्छेद जो है और भाग आदि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, और इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में जो है केंद्रीय बजट, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की भी कहा जाता है, उसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 112 और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है, और धन विधेयक को कौन निर्धारित करता है कि यह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, धन विधेयक है या अन्य विधेयक है कोई, तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय एवं कर्मचारी होंगे, यानी संसद में जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इनके अलग अलग सचिवालय होंगे और अलग अलग इनके कर्मचारी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो संयुक्त बैठक कौन सा है? अनुच्छेद 108। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में इसे किया है। और अगला प्रश्न है हमारा जो है, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है? तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 244 का फर्स्ट जो है, यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के बारे में वर्णन करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आरक्षण का प्रावधान जो है लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत किया गया है, जबकि राज्यसभा में कितने में, राज्यसभा नहीं विधानसभा में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप इसको कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का उत्तर हम कल आपको अगले वीडियो में देंगे, तो आप इसे याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 321 जो है, इसमें लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति दी गई है, यानी लोक सेवा आयोग के जो कार्य है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ पर पूछा है? तो लोकसभा में पूछा गया है, लोकसभा में। तो अभी हम लोगों ने किया है, इसका उत्तर अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र जातियों और जनजातियों के लिए जो है कुछ सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ पर आज ही हमारा ये इतना ही लेक्चर है, और यहाँ पर अगले वीडियो में हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगला जो वीडियो है प्रस्तावना उसको पढ़ने के लिए तैयार रहें और जुड़े रहें ऐसे ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।